हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में। देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे और आप सभी के पास न्यूज़ आ गई होगी कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर है, उसके द्वारा जो सीईटी की जो विज्ञापति है, सीईटी के लिए जो विज्ञापति है वो जारी कर दी गई है। ये आप देख पा रहे हैं, सीईटी के लिए 875 इसका क्रमांक है। इसके अंदर आपको क्या है, अभी तक जो जारी हुई है वो किसके लिए है, तो वो टोटल हुई है कॉलेज स्टूडेंट के लिए। किसके? कॉलेज स्टूडेंट के लिए। जो 12th पास है उनके लिए अभी तक नहीं जारी हुई है। ये इसके अंदर जो भी ये 8 पद है, इनके ऊपर जो 8 विभाग है, इनके अंदर जितने भी पद है उनके ऊपर वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि राजस्थान होमगार्ड सेवा के अंदर प्लाटून कमांडर की जो पद है वो खाली है। राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, इसके अंदर जिलेदार और पटवारी के पद खाली है। फिर बात करते हैं राजस्थान अधीनस्थ सेवा लेखा सेवा, इसके अंदर कनिष्ठ लेखाकार का पद खाली है। फिर देखते हैं राजस्थान राजस्व सेवा अधीनस्थ सेवा, जिसमें तहसील राजस्व लेखाकार का पद। फिर अपन देख रहे हैं पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक, अपर जिला जेलर होता है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, इनके पदों के ऊपर जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। देखिए, अपन बात करते हैं इनके बारे में डिटेल से। तो अपन देख पा रहे हैं कि ये बोल रहा है समान पात्रता परीक्षा या स्नातक स्तर, यानी इसके अंदर अभी तक जो 12th पास है उनके लिए नहीं निकाला गया और इससे राजस्थान पुलिस को है वो बाहर रखा गया है। राजस्थान पुलिस को जो निकालेगा वो 12th प्लस के अंदर 12th तक का जो होगा उसके अंदर उसको राजस्थान पुलिस का निकालेगा डिटेल्स, जिसके लिए जल्दी विज्ञापति जारी हो जाएगी। अपन बात करते हैं अभी इसके बारे में। तो देख रहे हैं कि स्नातक स्तर के संबंध में सामान्य निर्देश है जो अपने पास यहाँ पर दिए गए हैं। फिर अपन बात करते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। तो अपन देख पा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। देखिए, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो वो देखिए आपके पास ये लिंक है जिसके ऊपर RSMB राजस्थान गवर्नमेंट.in पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो देखिए इसके लिए आपको पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और ये 12 महीने के लिए आपके पास एग्जाम होगा, जिसके लिए ये सिर्फ पात्रता एग्जाम है, यानी प्राइमरी एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम है। इसको पास करने के बाद जो भी वैकेंसी है उसके लिए आपको सेकेंड एग्जाम भी क्वालिफाई करना होगा। देखिए, इसके अंदर आपको प्रथम बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा यानी 12वीं तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी में से किसी एक आईडी प्रूफ के विवरण के अंदाज पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य होंगे। देखिए आगे वो क्या बोल रहा है कि अभ्यर्थी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन क्रमांक जनरेट करने हेतु OTR प्रोफाइल के समय या के OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपकी आईडी है, विवरण में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं है। यानी आपको क्या है, जो भी आप डिटेल्स भरोगे वो एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए, एकदम राइट होना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई त्रुटि होगी तो उसको बाद में सुधारा नहीं जा सकेगा। यहाँ पर ये क्लियर लिखा हुआ है, अभ्यर्थी आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में अपने नाम, पिता के नाम, जन्म, लिंग, जाति जो भी है उनकी त्रुटि को, इन त्रुटियों, अगर कोई त्रुटि हो तो वो बोल रहा है इन त्रुटियों को पहले ही दुरुस्त करवा ले, यानी आपको ये त्रुटियां हैं वो पहले ही चेक करवा लेनी है। आगे देखिए, यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे सेकेंडरी की अंक तालिका व एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी अब आप इनके आधार पर भी कर सकते हैं और SSO भी कर सकते हैं। अगर आप SSO से ये रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 12वीं की जो मार्कशीट है वो और साथ के अंदर आपका कोई पहचान या आप बोलते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। आगे देखिए क्या है, अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा के परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक यानी एप्लीकेशन ID जनरेट होगा, जो आपके पास होना जरूरी है। आगे ये बोल रहा है कि आवेदक, देखिए अपन इसको छोड़ते हैं, आगे बोल रहा है आवेदक को आवेदन के करने के पश्चात आवेदक पत्र क्रमांक यानी जो एप्लीकेशन ID आवश्यक रूप से प्राप्त होगा, और यदि आवेदक पत्र क्रमांक यानी एप्लीकेशन ID अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि आपका जो आवेदन पत्र है वो जमा नहीं हुआ है। आवेदक पत्र के प्रिव्यू यानी आप अगर प्रिंट प्रिव्यू रखते हैं तो उससे जरूरी नहीं, प्रिंट प्रिव्यू का कोई मतलब नहीं है, आपके पास जो है एप्लीकेशन नंबर आपके पास होने चाहिए। प्रिंट प्रिव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे क्या बोल रहा है वो देखिए कि आवेदन करते समय कोई भी समस्या है तो टोल फ्री नंबर वगैरह इसके बारे में कहा गया है। आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आवेदन में किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा, तो इस बात को आपको पहले ही ध्यान रखना है। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं, आवेदन की परीक्षा शुल्क बात करते हैं अपन परीक्षा शुल्क के बारे में। तो देखिए अपने पास जो ये बोल रहा है सामान्य वर्ग या क्रीमिलियर श्रेणी या अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 450 रुपये आपके लगने वाले हैं। फिर है नॉन क्रीमिलियर पिछड़ा वर्ग, यानी जो नॉन क्रीमिलियर में पिछड़ा वर्ग है या अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए 350 रुपये हैं। राजस्थान
समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के लिए 250 रुपये हैं। और कार्मिक विभाग के आगे क्या बोल रहा है, कार्मिक विभाग के क्रमांक 18 दिनांक 2/5/2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में समान पात्रता परीक्षा में रुपए 250 दे होंगे। यानी जो बच्चे हैं जिनको पारिवारिक आय 250 से कम है, 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख रुपए से, उनके लिए जो SC ST है उनके अकॉर्डिंग ही 250 रुपये दे होंगे उनके लिए। अगर कोई OBC या जनरल का भी है, OBC या जनरल कैंडिडेट है और उनकी जो पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख से कम है, तो उनके लिए जो फीस लगेगी वो कितनी लगेगी, तो वो लगेगी सिर्फ 250 रुपये। चलिए आगे अपन जो है रिक्त पदों के बारे में जानकारी देखते हैं। तो देखिए जो गृह रक्षा विभाग है उसके अंदर टोटल 43 पद आपको देखेंगे। फिर बात कर रहे हैं जल संसाधन विभाग, तो उसके अंदर 272 पद खाली है। कोष एवं लेखा विभाग जिसके लिए कनिष्ठ लेखाकार के पद पर आपको जो वैकेंसी है वो निकली है, उसके अंदर 1923 पद, सबसे ज्यादा पद इसी के अंदर है। फिर देखिए राजस्व मंडल, उसके अंदर 198 पद आपके पास दिए हुए हैं। फिर अपन बात करते हैं कि इसकी महिला अधिकारिता की, तो 176 पद है। फिर समेकित बाल विकास सेवाएं, इसके अंदर जो पद है उनकी डिटेल नहीं दी गई है। फिर देखिए कारागार विभाग के अंदर जो अपर जेलर है उसकी वैकेंसी है और उसके अंदर 49 पद है, यानी 49 पद आपके पास है। फिर बात करते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जिसके अंदर छात्रावास अधीक्षक 2nd ग्रेड, ठीक है, तो उसके लिए जो है 335 पद है। अब आगे देखिए विभागवार एवं सेवावार रिक्त पदों की संख्या मुख्य परीक्षा के समय कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, यानी जो ये पद है इनकी संख्या है जो मुख्य परीक्षा के समय बढ़ाई या घटाई जा सकती है। आगे बोल रहा है राजस्थान अधीनस्थ व लिपिक वर्ग समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 एवं समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल पदों से संबंधित सेवा नियमों में किया गया कोई भी संशोधन मान्य किया जाएगा, यानी इसके अंदर कोई भी संशोधन किया जा सकता है। आगे अपन देख रहे हैं इसके लिए विशेष निर्देश दिए हुए हैं जो आप पढ़ सकते हैं, आपको डिटेल में मिल जाएंगे आगे। फिर आगे देखिए आगे बात करते हैं अपन, आगे इसके लिए अपन देखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रहने वाली है। तो उसके लिए आप लोग देखिए शैक्षणिक योग्यता में वो बोल रहे हैं महिला अधिकारिता, इसके लिए जो है पर्यवेक्षक के पद है जिसके लिए आपको आयु सीमा आपकी 18 से 40 वर्ष रहने वाली है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कॉलेज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। फिर बोल रहा है जल संसाधन विभाग के अंदर पटवारी की पोस्ट खाली है, एज उसके अंदर भी 18 से 40 है। इसके लिए जो भी आपको पास ये है कौन सी जो आपके पास क्या होती है शैक्षणिक योग्यता या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसकी डिटेल्स आपके पास यहाँ पर दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। देखिए आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली अपन देखते हैं तो डिप्लोमा पे बात की गई है जिसके अंदर आपको किसी ना किसी फील्ड के अंदर ये देखिए डिप्लोमा की बात की हुई है सभी में। आगे अपन बात करते हैं किसकी, जल संसाधन के अंदर जिलेदार की, तो इसके अंदर है जिलेदार का पद खाली है जल संसाधन विभाग में जिसकी एज भी 18 से 40 है और भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी इसके अंदर भी आपको कॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए। फिर गृह रक्षा विभाग के अंदर प्लाटून कमांडर की पोस्ट है जिसके अंदर आपकी जो एज है वो 20 से 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अंदर आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो भारत के विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य अहर्ता, या आप नायब सूबेदार या उससे ऊपर की रैंक से भूतपूर्व सैनिक हो तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं आगे की, तो देखिए राजस्व मंडल की बात है, इसके अंदर तहसील राजस्व लेखाकार का पद खाली है जिसके अंदर 21 से 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और इसके लिए जो भी आपके पास ये है। और दूसरी ये वाली पोस्ट है जो कोष एवं लेखा विभाग और इसके अंदर कनिष्ठ लेखाकार का जो पद है, इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो दोनों के अंदर सेम है, जो आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं। इसके लिए क्या बोल रहा है, लागत तथा संक्रम लेखाकार संस्थान कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी जो भी डिटेल्स है वो अलग अलग है, आपको इतनी ऑप्शन दे रहा है कि जो भी आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे अपन देखते हैं कि अपर जेलर के लिए या अपन कारागार विभाग की बात करते हैं तो 18 से 40 आपकी एज होनी चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए। आगे बोल रहा है समेकित बाल विकास, ये इसके लिए जो पोस्ट है उसका नाम है पर्यवेक्षक, उसकी उम्र भी 18 से 40 है और इसके लिए भी आपकी कॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के लिए छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 का जो पोस्ट है उसके लिए आपकी एज है वो 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए और इसके लिए भी आपकी क्या है कॉलेज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इस तरह से अपने पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है। फिर बात करता है आयु की, तो आयु के लिए डिटेल्स आपने हमें पूरी ऊपर पढ़ ली है जो भी आपको दी हुई है। आगे नोट लगा के क्या बोल रहे हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय सेवा में कोरोना के कारण अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की वृद्धि किए जाने की अधिसूचना प्रक्रियाधीन है, यानी 2 साल की जो आयु सीमा है उसको बढ़ाया जा सकता है, ये प्रक्रियाधीन है। यह अधिसूचना जारी होने पर राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दे होगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के पश्चात अलग से भी संशोधन कर दिया जाएगा, यानी यदि
इसके अंदर कोई भी एक्शन लिया जाएगा तो आपको 2 साल की और भी छूट मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं आगे। तो उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों को छूट या क्या क्या छूट देता है। तो देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, इनको जो है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। किसको? कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 साल, यानी जनरल की जो महिला अभ्यर्थी है उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उनको, या फिर राजस्थान की जो मूल निवासी है ये महिलाएं, उनको 10 साल की छूट इसमें दी जाएगी। आगे है अधिकतम आयु सीमा भूतपूर्व कैदी, या फिर ये जो भी डिटेल्स दी हुई है इसको आप पढ़ सकते हैं, ये लीजिए आपके सामने, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। चलिए अपन आगे बात करते हैं। तो आगे ये बोल रहा है आवेदन एवं परीक्षा शुल्क। देखिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करवाने एवं आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र के भरने की अवधि। तो बात आ रही है कि आप कब तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित, आप कोई भी ई मित्र पे क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, कौन सी तारीख है तो 22/9/2022 यानी कल से दिनांक 21/10/2022 यानी 21 तारीख तक आप जो है इसके लिए रात को 12 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने देखा। फिर बात करते हैं परीक्षा आयोजन की। तो इसके लिए परीक्षा की डेट भी साथ में निकाल दी है। परीक्षा डेट है 6 जनवरी 2023 से दिनांक 9 जनवरी 2023 के मध्य के अंदर जो परीक्षा इसकी आयोजित करवाई जाएगी। यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित होती है तो समानीकरण की कार्रवाई की जाएगी, यानी नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर रहेगा यदि एक से अधिक चरणों में इसकी एग्जाम होती है। तो आगे अपन बात करते हैं प्रवेश पत्र की। तो प्रवेश पत्र के लिए आपको ये डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं। फिर है नियुक्ति की अयोग्यताएं, यानी जहां जहां आपको नियुक्ति मिलेगी उसके बारे में इसके अंदर डिटेल्स दी हुई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए विशेष निर्देश, यानी आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय क्या क्या ध्यान रखना है वो यहाँ पर डिटेल दी हुई है। तो इसके अंदर आपको कैसा फोटोग्राफ वगैरह, तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन स्वीकार कर दिया जाएगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आवेदन को नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम 6 माह से पुराना अपलोड करनी होगी। अधिकतम 6 माह पुराना, मतलब 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें। कैमरे से फोटो खींचा हुआ होना चाहिए। फोटो की पृष्ठभूमि सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए, यानी जो बैकग्राउंड है वो हल्का होना चाहिए, यानी लाइट कलर का होना चाहिए या फिर व्हाइट कलर का होना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए, यानी आपका जो फोटो है वो पूरा डिटेल्स है उसमें होना चाहिए। आगे जो जो डिटेल्स दी हुई है ये बोल रहा है यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे का चमक फ्लैश नहीं होनी चाहिए। आवेदक की फोटो में काला या धूप चश्मा नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये जो भी डिटेल्स है वो आप पढ़ सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं। तो अपने को बोला है हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश। हस्ताक्षर के लिए आपको साइज वगैरह दी हुई है, किस साइज के अंदर आपको हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। आगे वो क्या है कि श्रुति लेखन से संबंधित सुविधाएं, यानी जो नेत्रहीन है या जिनके अंदर भी 40% तक की दृष्टिहीनता है या किसी भी तरह का कोई भी उनको अंदर 40% तक वो विकलांग है, तो उनके लिए आप क्या है जो सहायक के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्या है कि श्रुति लेखन उपलब्ध करवाने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त हेतु होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारंभ होने से कम 3 दिन पहले, यानी 3 दिन पहले पूर्व आवंटित परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुति लेखन की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित एक प्रति केंद्र अधीक्षक को भी दी जाएगी। ये आपको डिटेल्स दी गई है इसके अंदर कि आपको अगर साथ के अंदर कोई लिखने वाला चाहिए या ओएमआर को भरने के लिए कोई बंदा चाहिए तो उसके लिए आपको 3 दिन से पहले से आपको जो है उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और 40% तक आपके पास क्या होना चाहिए, अपनी विकलांगता होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो आवेदन ये बोल रहा है ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया। तो देखिए बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। आगे बोल रहा है ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में ओटीआर प्रोफाइल को दर्शाए गए स्वयं के नाम, माता के नाम, पिता लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्न प्रकार से कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है यदि आपसे कोई भी इसके अंदर आपके त्रुटि रह जाती है तो आप इसको किस तरह से इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो आपको पहला तो यही ध्यान रखना है कि आपको किसी तरह की त्रुटि नहीं करनी है। यदि आप किसी कारणवश त्रुटि रह जाती है तो आप जो है 300 रुपये का शुल्क जमा करा के जिस तरह से आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उसी तरह से अभ्यर्थी के नाम में पिता के नाम, माता के नाम एवं पद, यानी जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, जन्म तिथि, लिंग के अलावा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। यानी इसके लिए आपको 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। और कब तक कर सकते हैं तो जो ये बोल रहा है अंतिम दिनांक, यानी जिस लास्ट डेट को आपका आवेदन के लिए लास्ट डेट जो भी है अपन ने अभी देखा था क्या थी, 10 तारीख थी।
जो आवेदन की अंतिम डेट है उसके पश्चात 7 दिवस के भीतर, यानी लास्ट डेट के बाद में 7 दिन के अंदर अंदर आप जो है ये परिवर्तन करवा सकते हैं। आगे बोला यदि किसी अभ्यर्थी, अगर कोई अभ्यर्थी है वो अगर भूल जाता है 7 दिवस के पश्चात भीतर अपने आवेदन के अंदर संशोधन नहीं कर पाता है, तो उसको क्या बोल रहा है कि एग्जाम के बाद अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु निश्चित समय दिया जाएगा। यानी वो बाद में भी कर सकता है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि अपने को किसी प्रकार की त्रुटि इसमें नहीं रखनी है। आगे है आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुसूचित संसाधनों की रोकथाम, यह आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए समान पात्रता परीक्षा हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम, अब इसके बारे में बात करते हैं जो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो टोटल प्रश्नों की संख्या होगी वो 150 होगी, 300 नंबर के आपके क्वेश्चन होगी और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। यानी जो हर क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। आगे देखिए सभी प्रश्न बहुविकल्पी, यानी आपको कैसे प्रश्न दिए जाएंगे, तो ABCD के अंदर आपको प्रश्न दिए जाएंगे जिसके अंदर आपको एक ऑप्शन जो है चूज करना पड़ेगा। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होगी। आगे देखिए अपन बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी 1857 की क्रांति वगैरह जो भी आंदोलन है उनके बारे में, विशेष बल के साथ राजस्थान एवं भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री की बात हो रही है। फिर बात करते हैं राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति एवं साहित्य, परंपरा एवं विरासत, यानी राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर की बात यहाँ पर हो रही है, जिसके अंदर आपको पूरा डिटेल से सिलेबस है वो दिया गया है, आप लोग आराम से पॉज करके अध्ययन कर सकते हैं। फिर देखिए भारत का भूगोल यानी जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके अंदर आपको जो टॉपिक है वो पूरे दिए हुए हैं, जिसके अंदर कृषि हुई, खनिज संसाधन, उद्योग, राजमार्ग वगैरह जो है ये आपको डिटेल से पूरा दिया गया है। आगे अपन बात करते हैं, अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। चलिए आगे अपन देखते हैं, तो आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद राजस्थान का भूगोल यानी राजस्थान की ज्योग्राफी है उसको आपके सिलेबस में डाला गया है। इसके अंदर कंप्लीट राजस्थान की ज्योग्राफी है जिसके पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। आगे देखिए राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी राजस्थान के ऊपर आपको जो है मोस्टली स्पेशल ध्यान रखना है, और इसके अंदर ये टॉपिक यानी जो पॉलिटी की है, पॉलिटी राजनीतिक व्यवस्था यानी जो पॉलिटी के बारे में डिटेल्स है वो आपको दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री पर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है राजस्थान पर विशेष बल के साथ। ठीक है, आगे देखिए भारत की अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के बारे के अंदर, तो ये देखिए इसके अंदर पूरा सिलेबस दिया हुआ है जिसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें बजट आ गया, राजकोषीय मौद्रिक नीतियां आ गई, सब्सिडी वगैरह जो भी है इसके अंदर आपको डिटेल से पढ़ना है। फिर देखिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था यानी वही राजस्थान के बारे के अंदर देखिए खाद्य जो इंदिरा गांधी योजना है, जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यानी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो जो काम किए गए वो आपको पढ़ने। साथ में देखिए 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास में भूमिका, यानी 73वां संविधान संशोधन इसके लिए आपको मोस्टली दिया गया है। आगे बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसके अंदर आपको साइंस का टॉपिक दिया गया, साइंस का पोर्शन है, इसके अंदर कंप्लीट आपको साइंस के बारे में भौतिकी और रसायन परिवर्तन जो डिटेल से आपको दिया हुआ है वही आपको अध्ययन करना है। आगे अपने बात आती है रीजनिंग की, जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो रीजनिंग के यहाँ पर जो भी टॉपिक दिए हुए हैं उनको आपको अपने चैनल पे आपको पूरा कंप्लीट रीजनिंग करवाई जाएगी। सीईटी के लिए जो भी रीजनिंग लगती है वो पूरी आपको हमारे चैनल पर करवाई जाएगी। फिर देखिए आगे बात करते हैं, अपने पास क्या है लैंग्वेज यानी हिंदी के जो टॉपिक है, हिंदी भी आपका इसके अंदर सब्जेक्ट रहेगा। फिर देखिए हिंदी के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, तो वो पीछे आपने देख लिया होगा, आगे यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी के अंदर जो टॉपिक है उनके बारे में डिटेल दी हुई है। फिर उसके बाद इंग्लिश भी इसके अंदर आएगी, तो इंग्लिश के भी यहाँ पर टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं जिसका आप अध्ययन कर सकते हैं पॉज करके। बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का कुछ ही टॉपिक दिए हुए हैं जिसके अंदर आपके पास ये कंप्यूटर के टॉपिक है रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, MS ऑफिस आ गया, इस तरह से आपको कंप्यूटर देखना है। साथ में आपको करंट के जो टॉपिक है, करंट मुद्दे हैं जिसके अंदर राजस्थान, भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय यानी कंप्लीट करंट का जो भी टॉपिक है वो आपको देखने हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं हमारे अकॉर्डिंग कि हम इसके अंदर क्या क्या समझने वाले हैं। तो देखिए रीजनिंग है वो आपको कंप्लीट करवाई जाएगी, रीजनिंग वो आपको कंप्लीट मैं करवाने वाला हूं। साथ में आपको कंप्यूटर है वो राकेश जी सर, कंप्यूटर है वो राकेश जी सर, राकेश सैनी सर है वो आपको कंप्यूटर पूरा करवाने वाले हैं। कंप्यूटर के बाद में अपन बात करते हैं करंट क्लासेज की, तो करंट की जो क्लासें हैं, करंट जो जीके है वो भी आपको कंप्लीट मेरे द्वारा या और किसी टीचर द्वारा करवा दिया जाएगा। तो ये जो 3 टॉपिक है वो अपने चैनल पर आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। आपको जानकारी अच्छी लगी हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।